हाँ, देखिए इस भाग में भी हम फिर से बात कर रहे हैं अध्याय 7 यानी साम्यावस्था के जो 4-4 अंक के जो प्रश्न हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तक हमने 8 प्रश्नों का जवाब पिछले भाग में दे दिया था। आप इसमें 9वें प्रश्न को देखें। 9वां प्रश्न है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म का क्या अर्थ है और निम्नलिखित स्पीशीज के लिए अम्ल क्षार बताइए। HNO2 है, CN- है, HClO4 है, F- है, OH- है, CO3 H2- और NH4+। ये स्पीशीज में दी गई हैं। हम पहला भाग है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म किसे कहते हैं। तो चूंकि जैसा आप जानते हैं ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अर्थात कुछ स्पीशीज में यदि हम एक प्रोटॉन को स्थानांतरित कर दें तो वे अम्ल या क्षार की भांति कार्य करने लगते हैं। अर्थात एक प्रोटॉन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण वे एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं और एक प्रोटॉन के अंतर से वो अम्ल या क्षार की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण जो दिए हैं, जो परीक्षा में प्रश्न में जो पूछे गए हैं वो देखें। यहाँ पर दिया है HNO2-। यहाँ पे ये संयुग्मी अम्ल की तरह काम करता है क्योंकि इसमें से यदि एक प्रोटॉन निकाल लें, यानी प्रोटॉन देने वाला है तो एक प्रोटॉन इसमें से अगर निकल जाता है तो NO2- बन जाता है। तो ये जो HNO2- है ये संयुग्मी अम्ल है और दूसरा ये संयुग्मी क्षार है। तो अब अगला देखें जी, आपका हो गया संयुग्मी अम्ल और ये हो गया संयुग्मी क्षारक। CN- देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोटॉन तो है नहीं, ये प्रोटॉन ले सकता है, यानी ये प्रोटॉन ग्राही है, इसलिए ये क्या हो गया क्षारक। और जब इस एक प्रोटॉन ले लेता है तो ये बन जाता है HCN, ये संयुग्मी अम्ल हो गया इसका। HClO4 में H आपको दिखता है, यानी H ये दे सकता है, तो ये जैसे ही H दे देगा तो ये क्या बन जाएगा ClO4 बन जाएगा माइनस। अब है इस पे तो ये संयुग्मी अम्ल है तो उसका संयुग्मी क्षारक होगा ClO4-। यहाँ पे F-। हाँ, इसमें तो प्रोटॉन है ही नहीं तो ये क्या होगा क्षारक होगा। तो इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा, इसको प्रोटॉन ग्रहण करके ये HF बनाएगा, ये इसका संयुग्मी अम्ल हो जाएगा, ये संयुग्मी क्षारक होगा। OH- है तो ये भी संयुग्मी क्षारक की तरह काम करता है क्योंकि H लेकर के यानी प्रोटॉन लेकर के H2 बन जाता है तो ये संयुग्मी अम्ल कहलाता है, ये संयुग्मी क्षारक है। CO3 ये भी क्षारक है, ये दो प्रोटॉन व एक प्रोटॉन लेकर के HCO3- बनाता है, ये इसका संयुग्मी अम्ल हो गया। H2- ये भी क्षारक है, ये भी एक H आयन यानी एक प्रोटॉन लेकर के HS- बनाता है और ये संयुग्मी अम्ल हो जाता है इसका। NH4+ ये भी संयुग्मी अम्ल है, एक H एक प्रोटॉन दान करके ये NH3 में बदल जाता है तो NH3 इसका संयुग्मी क्षारक हो गया। इस तरह से ये संयुग्मी अम्ल क्षारक के युग्म हमने यहाँ पे बना दिए। आप भी अपने हिसाब से इनको कर सकते हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि जिनमें माइनस चिन्ह है वे संयुग्मी क्षारक होते हैं और जिनमें प्लस चिन्ह है वो संयुग्मी अम्ल होते हैं। जिनके पास प्रोटॉन होते हैं देने के लिए वही अम्ल होते हैं। इस तरह से हम लॉजिक लगा के इनको देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न हम देखें 10वां प्रश्न जो है, इसमें पूछा गया है कि स्पीशीज H2O HCO3 HSO4- तथा NH3 ब्रोंस्टेड अम्ल तथा क्षारक दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। इनके अम्ल संयुग्मी अम्ल तथा क्षारक बताइए। तो यहाँ पर जो हमें स्पीशीज दी गई हैं उनमें हम देखें कि वो एक प्रोटॉन दे के क्या करते हैं, एक प्रोटॉन लेके क्या बनता है। तो हम यहाँ पहले बात करें H2O की। H2O को यदि हम एक प्रोटॉन दे दें तो ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो ये क्या हो जाएगा संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। यदि इसमें से एक प्रोटॉन निकाल लें, प्रोटॉन निष्कासित हो जाए तो ये बन जाता है OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये क्या हो जाता है क्षार हो जाता है। तो ये संयुग्मी क्षार है, हाइड्रोनियम आयन संयुग्मी क्षार हो गया और हाइड्रोनियम आयन संयुग्मी अम्ल हो गया और हाइड्रोक्सिल आयन संयुग्मी क्षार हो गया। अम्ल में पता है आपको धनावेश पे H3O+ ये हो गया संयुग्मी अम्ल और OH- संयुग्मी क्षार। अब HSO HCO3-
बाइकार्बोनेट आयन है जी। देखिए इस पे अगर हम एक प्रोटॉन इसको देते हैं तो H2CO3 बन जाता है, ये कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। ये प्रोटॉन लेने पर संयुग्मी अम्ल की तरह काम करता है। वो प्रोटॉन त्याग दें तो कार्बोनेट आयन बनता है, तो ये संयुग्मी क्षार की तरह काम करेगा। HSO4 माइनस में यदि हम एक प्रोटॉन दे दें तो H2SO4 हो जाएगा, ये अम्ल संयुग्मी अम्ल हो गया। जबकि एक प्रोटॉन निकाल लें तो ये SO4 माइनस हो गया, तो ये आपका संयुग्मी क्षार हो गया। इसी तरह से NH3 में हम एक प्रोटॉन अगर दे दें इसको तो अमोनियम आयन बन जाता है, ये संयुग्मी अम्ल की तरह काम करता है। और एक प्रोटॉन निकाल लें तो NH2 माइनस की तरह काम करेगा, एमीन समूह की तरह काम करेगा, तो ये क्षार हो गया। इस तरह से हम इनको संयुग्मी अम्ल और क्षार इनकी बना सकते हैं। यानी प्रोटॉन देने पर संयुग्मी अम्ल बनता है और प्रोटीन निष्कासन पर ये संयुग्मी क्षार बनता है। अगला प्रश्न देखें, 11वां प्रश्न है। इस प्रश्न में निम्नलिखित स्पीशीज को लुईस अम्ल तथा क्षारक में वर्गीकृत कीजिए तथा बताइए कि किस प्रकार लुईस अम्ल या क्षारक के समान कार्य करते हैं। इनमें हमें चार दिए गए हैं, एक तो OH माइनस, दूसरा F माइनस, तीसरा H प्लस और चौथा है BCl3। सबसे पहले बात करें हम OH माइनस की, जो हाइड्रोक्सिल आयन है। इसमें हम इसकी संरचना को देखें तो O और H के बीच एक सिग्मा बॉन्ड है और O पर लोन पेयर है, तमाम 3 लोन पेयर हैं इस पे। तो ये अपना लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट करता है, नहीं H प्लस आयन को डोनेट करता है और ये H2O में बदल जाता है। यानी ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो H प्लस आयन को देता है और ये H2O में बदल जाता है। इस तरह से ये चूँकि इलेक्ट्रॉनिक में देता है इसलिए ये लुईस क्षारक है। इसी तरह से फ्लोराइड आयन F माइनस आयन को देखते हैं तो ये भी अपना जो लोन पेयर है, इसके पास भी 3 लोन पेयर हैं, ये भी अपना लोन पेयर प्रोटॉन को देता है और HF बनाता है। इस तरह ये भी लुईस क्षारक है। H प्लस आयन प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन ही है, तो ये क्या है, ये लोन पेयर को ग्रहण करता है। जैसा आपने ऊपर देखा कि ये OH के O से लोन पेयर लेकर के और H2O बनाता है, तो इस तरह से ये लुईस अम्ल की तरह काम करता है। अगला है BCl3। जैसा कि आप जानते हैं कि बोरोन के 3 बोरोन में अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 3 CL BCl BCl 3 बंध बने हुए हैं। इस तरह से इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 की जगह पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकती है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के दूसरे से किसी से जुड़ सकती है। जैसे BCl3 अमोनिया के नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के इससे जुड़ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इसीलिए ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है। और इसमें अब है 12वां प्रश्न देखें। अब 12वें प्रश्न में पूछा गया है कि हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन को समझाइए। तो जैसा कि आप जानते हैं जो हाइड्रोनियम आयन है, ये आयन H आयन के जलयोजन से प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं H प्लस आयन केवल प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है और ये अत्यंत छोटे आकार का होता है। इसका आकार लगभग 10 की घात 13 सेंटीमीटर होता है और ये जल के अणु जिस पर ऑक्सीजन परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणु के पास बहुत अधिक ऋणावेश होता है, इसके पास लोन पेयर्स होते हैं। तो ये गहन विद्युत क्षेत्र होने के कारण H2 पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन युग्म ले लेता है और उसे जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस आयन देता है। ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये और फर्दर ऑक्सीडेशन फर्दर इसमें जलयोजन होता है, इसमें और जल के अणु जुड़ जाते हैं। इसकी जो एग्जिस्टेंस है, इसकी जो उपस्थिति है वो H3OCl माइनस को जब ठोस में देखा गया तो उसमें इसको पहचाना गया कि H3O प्लस आयन होता है। ये H3O जो हाइड्रोजन आयन है ये
फिर से जल अणु से जुड़ करके H5O2 प्लस H7O3 प्लस और H9O4 प्लस देता है। वही जलोजन इस तरह होता है। जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन ये दिख रहा है आपको। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जल के अणु के ऑक्सीजन परमाणु से तीन ओर से जुड़ गया। इस तरह से ये H7O3 प्लस आयन के रूप में हो सकता है। अब है हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन है OH माइनस आयन। ये भी इसमें भी आप अगर देखें तो OH प्लस आयन इसमें भी आपकी लोन पेयर्स होते हैं और ये लोन पेयर से जल के अणु जुड़ जाते हैं। मतलब इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की तरफ से ये इसमें जुड़ सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। और ये भी H3O2 माइनस या ऐसे ही और H5O3 माइनस H7O4 माइनस जैसे स्पीशीज देता है। यानी ये भी जलोजित होकर के बनाता है। इस तरह से इस अध्याय के जो 4 नंबर के प्रश्न हैं वो कंप्लीट हुए। समय समय पे हम जल्दी ही और अन्य सारे प्रश्नों के हल अपलोड करेंगे। आशा है आप लोगों के काम आएंगे। और सारी वीडियोज़ देखने के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ एक साथ दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि सबके पास शेयर करना संभव नहीं रहता। तो जिसके भी संबंधित लोग कक्षा 11वीं में या 12वीं में अध्ययनरत हों वो इसको उन तक भेज सकते हैं।